हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को लेकर आऊंगा। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको इस लेक्चर में मुगलों के पतन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि किस प्रकार से मुगलों का पतन होता है और कैसे कैसे जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो सामने आते हैं। उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और विद्रोही राज्य, तीन प्रकार के राज्य होते हैं जो मुगलों की सल्तनत में काम करते हैं। और जो विद्रोही राज्य होते हैं वो तो आसपास में जब भी कभी भी विद्रोह करते हैं तो नकिल कर देते हैं मुगलों की नाक में। तो इस प्रकार से जो आते हैं, कभी ना कभी उभर के जो सामने आते हैं जो राज्य, जब मुगलों का पतन होने लगता है, तो वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अब पहले जो बात करते हैं उत्तराधिकारी राज्य की बात करते हैं, क्योंकि इनमें तीन प्रमुख थे, अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बंगाल राज्य की, कि बंगाल राज्य किस प्रकार से उभर के सामने आता है। पहले तो इस बंगाल राज्य की बात नहीं करेंगे हम, पहले करेंगे हम बात मुगलों की, किस प्रकार से मुगल की जो शक्ति होती है वो क्षीण होती जाती है। 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो क्या होता है, जो बहादुर शाह उनके बड़े बेटे होते हैं औरंगजेब के, वो अपने दोनों भाइयों को मार के गद्दी पर बैठ जाते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद उनकी आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाते, लगभग 5 साल तक वो राज करते हैं, फिर से वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो उनके सक्सेसर होते हैं जहादार शाह, वो गद्दी पर बैठते हैं। वो भी ज़्यादा दिन तक टाइम नहीं काटते। उसके बाद आते हैं मुगल सल्तनत में, बता देता हूँ आपको। फिर आते हैं फारूक शेर। 1713 से 1719 तक इनका कार्य चलता है। और इनका जो कार्य होता है, जो इनके बीच में जो संघर्ष चलता है, वो इनके बीच में इन्वॉल्वमेंट किसी और की होती है। कैसे कि जो सैयद ब्रदर होते हैं, जो एक और होते हैं, जो इनमें जुल्फिकार खां होते हैं, वो इनके बीच में रहते हैं, क्योंकि सामंत लोग कहीं ना कहीं जो मुगलों पर हावी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाते, इनमें आपस में ही मुठभेड़ चलती रहती है, आपस में ही इनमें सक्सेसर के लिए, इनमें उत्तराधिकारी के लिए जंग चलती रहती है। इसी प्रकार से जब आता है फिर मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह का कार्यकाल सबसे बड़ा है। जो पोस्ट एरा है मुगलों का, इसमें सबसे बड़ा कार्यकाल सिर्फ मोहम्मद शाह का ही है। 1719 से 1748 तक, मतलब 29 साल की इसका इसका कार्यकाल रहता है। अब इसी के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसके जो साम्राज्य होता है वो सबसे बड़ा लंबा शासन करता है 1719 से 1748 तक। क्योंकि इसकी जो प्रतिष्ठा थी, मतलब इसके जो कार्य करने की शैली थी, वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी और मुगलों के मुकाबले। इसने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किए और सभी धर्मों का इसने आदर करके अपने मंत्रिमंडल में भी इन्हें हिंदू धर्म, सिख और मोमडन वगैरह सब रख रखे थे। मतलब इसने सभी धर्मों को समान रखा। इस प्रकार से इसका जो कार्यकाल है वो ज़्यादा दिन तक चल सका। इसने ज़्यादा अभियान नहीं चलाए, क्योंकि क्या था, जब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद इसका जो राज्य भी घट चुका था, क्योंकि छोटे छोटे राज्य सामने आने लगे थे, छोटे छोटे राज्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसी प्रकार से इसने ज़्यादा अभियान नहीं चलाए, लेकिन फिर भी इसने कुछ क्षेत्रों पर किसी के साथ संधि करके वहाँ पर जो कर वसूलते थे उसको उसने बनाए रखा। अब क्या होता है, इसके ही शासनकाल में नादिर शाह आता है। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। पहले वो लाहौर को जीतता है, उसके बाद वो दिल्ली को कूच करता है। दिल्ली को कूच करने के बाद वो वहां पर कत्लेआम मचाता है। लगभग वो 20,000 दिल्ली निवासियों को मार देता है। और अपने साथ कोहिनूर का हीरा, तख्ते हाउस और जो मयूर सिंहासन है उसको भी अपने साथ ले जाता है। लगभग 70 करोड़ की धनराशि को वो अपने साथ ले जाता है इसी के कार्यकाल में, मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। तो सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा आगे भी। अब जो तख्ते ताउस वो ले जाता है और सिंधु नदी के पश्चिम में साम्राज्य के इलाकों को भी उसे दे दिया जाता है। मतलब वो सिर्फ लूटने के मकसद से आया था, वो राज करने के मकसद ने नहीं आया था। उसी के साथ आता है, नादिर शाह के साथ आता है इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली, जो आगे चलकर 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है, उसमें वो भाग लेता है। क्योंकि नादिर शाह के मर जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली ही राज करता है अफगानिस्तान पर। यह अफगानी राजा था, आया लूट के चला गया। तो इसमें बड़ी घटना यही सामने आती है। अब जो इनके जो मतलब ये इजारीदार प्रथा स्टार्ट करते थे, ये जो कर वसूलते थे, कर का इनका जो भाग होता था वो बहुत ही कम होता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि इसके कार्यकाल में जो जो प्रजा थी वो बहुत ही खुशहाल तरीके से जिया करती थी। तो ये तो हुई अमन शाह के बारे में बात। फिर उसके बाद आलमगीर आता है।
फिर शाह आलम आता है और अकबर आता है। ये सारे के सारे बाद में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको आपके सामने डिस्कस करता हूँ बंगाल के नवाब के बारे में, कि किस प्रकार से जब बंगाल के जो केंद्रीय सत्ता थी, जो मुगलों की केंद्रीय सत्ता थी, वो कमजोर हुई और किस प्रकार से बंगाल भी अपने अस्तित्व में आया। इस चीज का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल की स्थापना कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा एरिया है, क्योंकि सबसे पहले जो बंगाल में होता है, बंगाल की धरती सबसे ज्यादा उपजाऊ है, आपको पता होगा। इसी को अट्रैक्शन को देखते हुए वहां पर ही फ्रांसीसी आए, वहां पर ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करने लगे, और अंग्रेज भी वहीं पर आकर अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने लगे। तो इसी प्रकार से जो बंगाल के जो अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां हैं, ये अपने एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं, और वहां पर जो कर वसूलते हैं वो सारा का सारा इन दोनों के हाथों में ही जाता है। अब जो इसका जो बेटा होता है अलीवर्दी खां का, सिराजुद्दौला, वो चलता है 1757 के युद्ध में। 1757 का जो युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो वो उस टाइम के आता है। लेकिन उससे पहले भी घटनाएं घटती हैं। क्या होता है कि जो मुर्शिद कुली खां है, वो एक तकवी रण भी उसको दिया था, क्योंकि जो तकवी जो रण होता है वो किस प्रकार का रण होता है, जो वहाँ के जो किसान होते हैं, किसानों लोगों को और ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तकवी रण इसके द्वारा दिया जाता है। जागीरें दी जाती हैं, इजारेदारी व्यवस्था की जाती है। इजारेदार कौन होते थे? ठेके पर भू राजस्व वसूल करने वाले की व्यवस्था होती थी इजारेदार। तो इजारे व्यवस्था भी इसने चालू की, मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी भूल होती है इससे। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में अपने किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इसका क्या मतलब है? इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 में अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करने लगी थी। क्योंकि क्या हुआ था, बंगाल के अंदर जो प्रोटेक्टिव एरिया उन्होंने कर रखा था बंगाल के मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खान के द्वारा, तो वहां पर जो कारोबार कर रहे थे अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, तो इन्होंने उनको मना कर दिया कि यहाँ पर आप किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी ना करने के बाद उन्होंने इनको हल्के में ले लिया कि ये तो हमारी बात मान गए, अब ये जैसा हम कहेंगे ऐसा ही करेंगे। लेकिन वो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे, वो यूरोपीय वेस्टर्न वर्ल्ड था वो। क्योंकि वहां पर जो जैसा उन्होंने वो यूरोप में करते थे और लैटिन अमेरिका में करते थे, इस प्रकार से वो यहाँ भी करने के लिए आए थे। उनका मकसद था भारत पर, पूरे भारत पर, कॉन्टिनेंट पर राज करना, अंग्रेजों का मकसद। तो इन चीजों से वो अनभिज्ञ थे। कौन? अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां। तो उन्होंने इन चीजों को हल्के में लिया, तो वो इनकी बातें मान गए। लेकिन बाद में, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, उनको दिख जाता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा शासक नहीं है, ये अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। और इसके पास सेनाओं की भी बहुत ही कमी थी। क्या था? 2000 तो इसके पास सिर्फ घुड़सवार थे और 4000 इसके पास पैदल सैनिक थे। इसी का फायदा उठाकर जो सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध होता है, वो इसी का फायदा उठाकर फिर युद्ध हार जाता है। 1757 के बाद युद्ध हार जाता है। तो ये बात है नवा इसकी बंगाल की। अब बंगाल की बातें करने के बाद फिर मैं चलता हूं अवध में। अब अवध के जो संस्थापक थे सादत खां, उनका भी कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है। उन्होंने भी इतना ज्यादा मतलब कार्य नहीं किया, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी क्या थी, इनकी जो जमा पूंजी थी, इनके पास था कर को वसूलना। कर को जितना ज्यादा वसूलते थे, उसी प्रकार से ये अपना राज्य को स्थापित कर लेते थे। सादत खां के द्वारा भी यही किया गया। इसका जो बेटा था सफदरजंग, उसने भी यही कार्य किया। सफदरजंग के द्वारा इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया गया। फिर इनके साथ मराठाओं की संधि होती है, मराठा इनके साथ आ जाते हैं, तो ये आगे चलता रहता है। अब मैं बात करता हूं, मैंने बात कर ली अवध की, और मैंने बात कर ली मुगल की। अवध, मुगल और बंगाल की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं मैसूर की। ये जो मैसूर राज्य है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। यही एक ऐसा आदमी है, हैदर अली को आप जानते होंगे। ये हैदर अली मैसूर की स्थापना करता है। 1721 में इसका जन्म होता है हैदर अली का। उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही साधारण परिवार में इसका जन्म होता है, और ये एक छोटे से पद पर अपना कार्य शुरू करता है। मतलब छोटा सा एक अधिकारी होता है। उसके बाद ये अपनी लगनशील और मेहनता दृढ़ निश्चय के आधार पर ये बहुत ही बड़ा मतलब सेनापति बनता है। फिर ये नवाब बन जाता है और वहां का मैसूर का राज्य संभालता है। हैदर अली
लगभग जो मैसूर राज्य है वो 20 सालों तक उलझा रहता है अपने युद्धों में, छोटे छोटे युद्धों में। और हैदर अली के द्वारा 1755 के अंदर डिंडीगुल सत्रागार के आधुनिक जो सत्रागार है, मतलब जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं आधुनिक तरीके से, और उसकी स्थापना भी हैदर अली के द्वारा ही की जाती है। तो फिर उसके बाद इसका भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है इसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ही वही राजा है जो अंग्रेजों के साथ ज्यादा लड़ाई करता है। अंग्रेजों के साथ तो हैदर अली ने भी लड़ाई करी, लेकिन अंग्रेज हैदर अली को सबसे बड़ा एक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हैदर अली ने ही भांप लिया था कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, न कोई मराठा है, न कोई बंगाली है, न ही कोई हमारा जो मुगल है, कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, जितने बड़े दुश्मन हमारे अंग्रेज हैं। तो सबसे पहले बात जो भांप ली थी वो हैदर अली के द्वारा भांपी गई थी कि हमारा जो 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 हमारा जो शख्स वो होगा, जो सामना करने वाला होगा, तो हमारा होगा अंग्रेज। इस प्रकार से जब आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी एक भूल रही कि इसने हर चीजों को जल्दी में किया। मतलब इसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि थोड़ा सा सब्र के साथ, इसने जल्दी में काम किया सारा का सारा। तो सभी से श्रीरंगपट्टनम की संधि में इसकी मृत्यु हो जाती है 1799 में। इसको सबसे बड़ी बात जो टीपू सुल्तान की थी, इसको फ्रांसीसी का संरक्षण प्राप्त था। क्योंकि उधर अपने क्योंकि आपको पता होगा कर्नाटक वार चलते हैं अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में, ब्रिटिशों के और फ्रांसीसियों के बीच में। तो इसका कहीं ना कहीं इसको फायदा मिलता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को जैकोबिन का क्लब का सदस्य भी बनाया जाता है फ्रांसीसियों में, क्योंकि फ्रांसिस में जब फर्स्ट कर्नाटिक वार होता है उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों को फायदा मिलता है। तो आपस में तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? टीपू सुल्तान को। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी इसको बनाया जाता है। और जो इसके पास सबसे बड़ी बात है, पैदल सेना भी थी टीपू सुल्तान के पास। तो टीपू सुल्तान की एक बहुत बड़ी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, एक शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि हर कामों को जल्दबाजी से करता था। हर कामों से ये इतना ज्यादा जल्दी से करता था कि इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से इसको अपनाया गया। अब मैं अगला जो इसका जो जो मुगलों से जो टूटकर राज्य बना उसकी बात करता हूं मैं, राजपूत राज्य की। ये जो राजपूत राज्य है ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा राज्य है कि इसने पहले भी मुगलों के नाक में दम करके रखा। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे अकबर के समय में पूरा राजपूत जो किंगडम होता है वो मुगलों के अधीन तो आ जाता है, लेकिन जब 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो क्या होता है, तो राजपूत राज्य अपना अलग से अपना फिर से स्टेब्लिश हो जाता है। 18वीं शताब्दी के जो सबसे श्रेष्ठ शासक जो माने जाते हैं वो आमेर सवाई जयसिंह माने जाते हैं। 1681 से 1743 तक इनका राज्य, लगभग 44 सालों तक इसने शासन किया है। तो आप जरूर इसको ध्यान रखिए, 44 सालों तक इसने शासन किया है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है कि ये बहुत ही अच्छा एक गणितज्ञ था, एक खगोल शास्त्री था, और एक बहुत ही बड़ा एक समाज सेवक भी था। इसने समाज के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग बड़े बड़े कदम उठाए। और दूसरी बात, इसने जाटों के लिए जयपुर शहर की भी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। और वो जयपुर राज्य की जो स्थापना, जयपुर शहर की जो स्थापना की गई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। जिस तरह की हमारी जो सभ्यता हुआ करती थी, जो समकोण पर जो सड़कें काटती हैं, वो वहां पर जयपुर के अंदर वो उसका शहर का डेवलपमेंट करता है। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। इसके द्वारा ही एक पर्यवेक्षणशाला भी बनाई गई। जो आपने देखा होगा दिल्ली में जो जंतर मंतर है, एक जंतर मंतर जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में है। तो लगभग 4 जगह वो पर्यवेक्षणशालाएं बनाई गई है। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। इसी के द्वारा लड़कियों को जो समाज में जो इसने सबसे बड़ा काम किया है, लड़कियों को जब बाल मृत्यु में मार दिया जाता था, मतलब जन्म देते ही उसको मार दिया जाता था, या फिर उनकी छोटी सी उम्र में उनकी शादी की जाती थी, तो इस प्रकार से इसमें भी उसने सुधार किए। अब मैं बात करता हूं जाटों की, क्योंकि जाट भी इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं बहुत अच्छा। कैसे? उस टाइम में जाट जब छोटे छोटे विद्रोह किया करते थे, क्योंकि वो तंग किया करते थे किनको? मुगलों को। कभी छोटे स्केल पर वार कर दिया, फिर चुप बैठ गए, फिर छोटे स्केल पर वार कर दिया, फिर चुप बैठ गए। तो इस प्रकार से जो जाट होते हैं वो खेतियार होते थे, मतलब खेती करने वाले लोग होते थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा के इर्द गिर्द इलाके में ये रहते थे। 1669 और 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में उसने विद्रोह किए थे।
इनका जो प्रतापी राजा हुआ था वो सूरजमल हुआ था। 1755 से 1763 तक उसने शासन किया था। वह एक अत्यंत योग्य और प्रशासक तथा सैनिक भी था। बड़ा बुद्धिमान राजनेता हुआ करता था सूरजमल। तो पूर्व से लेकर गंगा तक और दक्षिण चंबल, पश्चिम आगरा, सूबे के उत्तर में दिल्ली में सूबे तक उसका फैला हुआ था। मतलब जो चंबल की जो नदी है वहां तक उसका एरिया फैला हुआ था। और मेरठ, अलीगढ़ शामिल, ये सब जिले शामिल थे उसमें। ये तो बात हुई किसकी? जाटों की। अब बात करते हैं बंगस पठान और रेहलाओं की। जो रोहेला हुआ करते थे, ये रोहेला होते थे कुमायूं के रीजन में। आपने सुना होगा कुमायूं एक रीजन है उत्तराखंड के अंदर। कुमायूं का रीजन और जो तराई का रीजन है, निचला हिस्सा है, उसका सारा का सारा एरिया अगर आप अपना लेंगे तो आप कहेंगे कि ये रोहेलाओं का एक राज्य था। रोहेला और बंगस पठान का। ये कैसे आते हैं यहाँ पे, ये पठान कैसे आते हैं, जरा इसकी भी स्टोरी सुनिए। इसकी स्टोरी ऐसी है कि जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह आक्रमण करने के लिए भारत आए थे, उन्होंने दिल्ली को लूट के चले गए थे, तो कुछ जो जो अफगानी हैं वो यहाँ पर आकर बस गए। वो इनके जो कुमायूं का रीजन है उत्तराखंड के अंदर, वो यहाँ पर रहकर बस गए। तो इसी प्रकार से वो अपना राज्य भी स्थापित कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अफगानों का भी संरक्षण मिलता रहता है। और रुहेला जो भी होता है, इनकी जो राजधानी होती है वो आंवला होती है। पहले बरेली थी, फिर आंवला चली जाती है। तो ये तो हुई रुहेलाओं की बात। थोड़ा थोड़ा इंसर्जेंसी वो करते रहते हैं। और ये जो रुहेला होते हैं यही साथ देते हैं जब तृतीय पानीपत का युद्ध होता है। मतलब तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है, रुहेला, अफगानी और मराठाओं के साथ ये लड़ाई करते हैं, उसमें मराठाओं की बड़ी हार होती है। तो इस प्रकार से आगे आने वाले समय में मराठों के बारे में थोड़ी बात बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ सिख साम्राज्य की। जो ये सिख साम्राज्य है, जो सिख राज्य है, ये किस प्रकार से एस्टेब्लिश होता है। आपको पता होगा जो 10वें गुरु थे, लास्ट गुरु थे, क्योंकि इनसे पहले जो प्रथा चलती थी, जो गुरुओं की प्रथा चलती थी, जब जो 10वें गुरु लास्ट गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ये गुरुओं की प्रथा को बंद कर दिया। उसके बाद जो उनका जो सक्सेसर होता है वो बंदा सिंह बहादुर होता है, बहुत प्रतापी राजा होता है। उसके उसने उसके शासन में जब वो सिखों का जो राज्य है, ये यहाँ पर ये पंजाब का पूरा इलाका, और जो पाकिस्तान का पंजाब है और जो भारत का पंजाब है, इसका सारा इलाका मिलाकर, और श्रीनगर का उत्तर भारत का, ये सारा का सारा राज्य सिखों के अंडर में हुआ करता था। अब जो ये जो राजा हुआ करता था, इसी के राज में जो गरीब जनता हुआ करती थी, जैसे जैसे आप जो विद्रोही थे और जो नीची जाति के लोग हुआ करते थे, इसके राज्य में सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये लोगों के दिलों में फूला, लोगों के दिलों में इसने अपना राज किया। अब मैं बात करता हूं इसी के सक्सेसर की, जिसको आप रणजीत सिंह के नाम से जानेंगे। रणजीत सिंह एक ऐसा राजा हुआ करता था पंजाब के अंदर। 1799 में उसने लाहौर और 1802 में उन्होंने अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि वो सारा का सारा एरिया इसने पहले से ही कब्जा लिया था। क्योंकि इससे पहले कौन था यहाँ पर, लाहौर कब्जा कर कौन गया था, नादिर शाह, जब लूट के उसको चला गया था। लेकिन फिर वापस रंजीत सिंह के द्वारा उसको वापस से अपना लिया गया अफगानियों से। उसने सतलुज के पश्चिम के सभी सिखों प्रधानों और अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। तो ये एक ऐसा प्रतापी राजा हुआ। इसने सबसे बड़ी बात है, इसके जो मंत्रिमंडल में हुई थी, वो मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल बना रखा था इसने, सभी धर्मों को उसका संरक्षण था। मतलब सभी धर्म इसके मंत्रिमंडल में कार्य करते थे। इसमें सेनापति इसका मुसलमान था और हिंदू थे, और जो सबसे विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजरुद्दीन इसका हुआ करता था। इसने गोरखों, बिहारियों, उड़िया, पठानों, डोगरों और पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया था। तो ये बहुत ही प्रतापी राजा उस टाइम पे हुआ करता था। आप इनको जरूर ध्यान रखिए। 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज के पार करने से मना कर दिया, और नदी के पूर्व में सिखों के राज्य ने अपने संरक्षण के लिए तब उन्हें चुप्पी साध ली, क्योंकि वो युद्ध हार चुका था। जब अमृतसर की संधि होती है, तब रणजीत सिंह ऊपर ही अपना कार्य करता है। मतलब वो सतलुज के दक्षिण में सतलुज का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो वहां तक नहीं अपना राज्य फैला पाता। वो सतलुज के पूर्वी हिस्से को ही अपना राज्य मानता है, क्योंकि इससे नीचे तक अंग्रेज आ चुके थे 1809 तक। अब ये तो बात हुई किसकी, राजा रणजीत सिंह की। अब मैं बात करता हूं मराठों के उत्थान की और उसके पतन की, किस प्रकार से उनका उत्थान हुआ और किस प्रकार से उनका पतन हुआ।
मराठा पहले तो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। पहले तो आप इतना जान लीजिए, ये किसी के अधीन नहीं हुए। जब ये मुगलों के अंडर थे, जब 1707 में मुगलों के अंडर हुआ करते थे, तब भी ये कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी करते रहते थे। और जब जो औरंगजेब हुआ करते थे, वो तब भी वे कहीं ना कहीं उनके साथ लड़ा भिड़ा करते थे, लड़ाई लड़ते रहते थे। अब जब शिवाजी के जो पोते थे शाहू, औरंगजेब ने 1689 में उसको कैद कर रखा था और उनकी मां को भी कैद कर रखा था। मराठा के राजा की बात कर रहा हूं मैं। शिवाजी के जो पोते थे शाहू, क्योंकि एक पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा इनका क्या है, आप ये देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो एरिया है ये मराठाओं का हुआ करता था। तो क्या होता है, शाहू जो शिवाजी के पोते थे और उनकी माता थी जीजाबाई, उनको किसने, औरंगजेब ने उनको कैद कर रखा था। कैद करने के बाद उनको संरक्षण भी देता, मतलब इतनी ज्यादा जायती उनके साथ नहीं करता था। फिर भी उनको वो, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो उनको छोड़ दिया जाता है। फिर इनमें आपस में लड़ाई चलती है। किस किस में, इनके जो साहू के जो जो चाची थी, जिसको ताराबाई के नाम से जाना जाता है, ताराबाई के इनके आपस में गृह युद्ध हो जाता है। तो गृह युद्ध होने के बाद, इनके राजा राम के मरने के बाद, बेटे शिवाजी द्वितीय ने मुगल विरोधी संघर्ष 1700 से चला ही रखा था। मतलब आपस में ये लड़ाई भिड़े ज्यादा हैं। फिर ये लड़ाई भिड़ाई करने के बाद इसमें क्या होता है, एक बालाजी विश्वनाथ होते हैं, राजा शाहू के पेशवा जी होते हैं। पेशवाओं का इनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से पेशवा बनने स्टार्ट होते हैं। पहले कौन होते थे, मराठा हुआ करते थे। उसके बाद ये पेशवा बनते हैं, जब इनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। पेशवा बनने के बाद क्या होता है, जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए थे, ये ही आगे आने वाले समय में मराठा साम्राज्य की बड़े से स्तर पर स्थापना करेंगे और अपने जो अभियान होते हैं, जो राज्यों को जीतने के अभियान होते हैं, वो उनको आगे बढ़ाएंगे। बालाजी विश्वनाथ ही बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, पेशवा हुए। आगे आने वाले समय में मराठाओं की शक्तियों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण नेता थे, ब्राह्मण थे, यह बात ध्यान रखिए। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों को पूरा फायदा उठाया। उसने, क्योंकि आपको पता है कि इनके आपस में झगड़ा चल रहा था, किन में, मुगलों में आपस में सक्सेसर को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर आपस में झगड़ा चलता रहता। तो इसका फायदा विश्वनाथ ने उठाया, बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने। उसने दक्कन को जो चौथ और सरदेश मुखी देने का जुल्फिकार खां का राजी कर लिया, क्योंकि जो दक्कन का सारा एरिया है, ये दक्कन का एरिया है। ये दक्कन का एरिया में चौथ वसूला जाता था और सरदेश मुखी वसूला जाता था। तो इसको कहीं ना कहीं इसका फायदा इनको पेशवाओं को मिला। अब बात होती है, इसने आपको सरदेश मुखी और जो चौथ होता है ये तो पता ही होगा आपको, ये जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद जो इनका जो सक्सेसर होता है बालाजी विश्वनाथ का, इनका जो बेटा होता है वो होता है बाजीराव। बाजीराव बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा हुआ, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर जाता है। उसकी जगह उनका जो बेटा होता है, 20 वर्ष का जो बेटा होता है, बाजीराव प्रथम होता है, वो पेशवा बनता है। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति और महत्वाकांक्षी चालक राजनेता था। 20 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठता है, ये बात ध्यान रखिए। उसे शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिवादक कहा जाता है। मतलब वो गोरिल्ला युद्ध लड़ा करता था। गोरिल्ला युद्ध कैसे होते थे, आपस में जब वो थोड़ी सी जगह से यहाँ पर अपनी सेना छोड़ दी, थोड़ी सी जगह पे छोड़ दी, चारों तरफ से घेर के वो एक सेना को मारते थे, तो वो गोरिल्ला युद्ध होता था। मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों में वो सेना को बांट देता था, उसको गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो बाजीराव की यही रणनीति आगे चलकर उसको बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापना कर देती है। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों में चौथ वसूल करने का अधिकार दिया और मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मरा, तब मराठों के मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। गुजरात का सारा इलाका इसके अंडर आ गया था मराठाओं के, और बुंदेलखंड का इलाका मराठाओं के अंदर आ चुका था। तो बहुत बड़ी सल्तनत मराठा जो बाजीराव पेशवा थे वो छोड़ के गए थे। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन के निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क में पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा, मराठा सरदार, मुगल अधिकारियों ने मिलकर लगातार साजिशें रची। तो ये बाजीराव का कार्यकाल रहा है। बाजीराव के बाद फिर रघुनाथ राव आते हैं, फिर इनके जो छोटे छोटे आते हैं, ये भी इतना ज्यादा कार्य नहीं करते, लेकिन जो रघुनाथ राव आते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो उड़ीसा को भी जीत लेते हैं।
ये जो उड़ीसा है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उड़ीसा के द्वारा अपनाया गया। तो अब ये कौन कौन से मैंने आपके सामने जो सल्तनत है ये कौन कौन सी कर ली, मुगल कर लिया, सिख कर लिया, अवध कर लिया, राजपूत, मराठा, बंगाल मैंने कर लिया, मैसूर कर लिया। हैदराबाद इतना बड़ा शासक नहीं हुआ करता था। अब मैं बात करता हूं उस दौरान के जो लोगों का सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। सामाजिक जीवन हुआ करता था कैसा, तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। जो आप दोआब देखते हैं, जो गंगा का बेसिन देखते हैं, ये सारा का सारा बहुत ही उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि होने का मतलब है कि यहाँ की जो पैदावार है वो और देश के और जो हमारा जो लैंड है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हमारे जो नेता हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण नहीं देते किसानों से सिर्फ उनको कर से मतलब था, उनकी पैदावार कितनी हो रही है उनसे उनको मतलब नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था का एक दुरुपयोग हो रहा था। हमारा जो व्यापार हुआ करता था भारत फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं, शहद, चीन से चाय, चीनी, मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टीन, इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, ये सब हम आयात किया करते थे। और जो हम अपना भेजते थे, भारत क्या भेजता था, कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च, अत्यंत मसाले, रत्न, औषधियां और निर्यात, इनका हम निर्यात किया करते थे। तो भारत के द्वारा आयात निर्यात भी इन वस्तुओं पर हुआ करता था। ये उस टाइम के लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। अब इनकी शिक्षा व्यवस्था को भी जानते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी देश में या किसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है तो आप जानेंगे कि उस देश के राज्य के जो लोग होते हैं वो संपन्न होते हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि पश्चिम दुनिया में ध्रुव परिवर्तन का इलाकों का उनका संपर्क नहीं था। किस प्रकार का संपर्क नहीं था, आपने देखा होगा जब उनके देश में यूरोप के अंदर जब आधुनिकरण आता है वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री वहां पर बनाई जाती है, और वो ये कह देते हैं यूरोप वासी कि जाओ और दूसरे देश में जाकर व्यापार करो। वो चार्टर बना लेते हैं दूसरे देशों के लिए। इन चीजों से हम अनभिज्ञ रहते हैं, इन चीजों का हमें पता नहीं होता है कि किस देश में क्या चल रहा है और हमारे देश में आकर वो कैसे व्यापार करेंगे। अगर हमें उन देशों का पता होता क्यों ना हम फिर दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार करते, क्यों ना जैसे वो हमारे देश में हम भी उनके देश में जाकर व्यापार करते। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा पिछड़ेपन का विषय रहा है। सामाजिक जीवन भी इनका ऐसा ही रहा है। और ये तो बात हुई शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोग मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित जैसे अधिक प्रतिभाशाली थे, क्योंकि उनके जब देश में पुनः जागरण हो रहा था, रेनेसा उनके देश में चल रहा था, तो इस प्रकार से वो अपने आधुनिकरण को अपना रहे थे। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं इसमें। आर्थिक विकास बताया है, शिक्षा के बारे में बताया है, सामाजिक जीवन के बारे में बताया। हिंदू जाति सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। 4 वर्णों में हिंदू आपको पता है बटे हुए थे। जाति और अनेक जातियों में भी ये बटे हुए थे। मसलन मुसलमानों में भी यही काम था, मुसलमान भी जातियों में बटे हुए थे और अनेक जातियों में वो भी अपनी कहीं ना कहीं जाति में हुआ करते थे। तो ये सामाजिक जीवन हुआ करता था। मुसलमान की जाति नस्ल, कबीले, दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थी, हालांकि उनके धर्म में सामाजिक समानता का निर्देश भी दिया जाता था। धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदा कदा झगड़ते रहते थे। ईरानी, अफगानी, दुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बहुआ तथा एक दूसरे से अलग रहते थे। तो ये सारी की सारी बातें आपको जरूर पता है कि शिया सुन्नी किस धर्म के आते हैं, सामंत कहाँ से आते हैं, ये सब आपको पता है। यह होते हैं सामाजिक जीवन की बात। 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पिता सत्तात्मक थी, ये बात आपको पता है, क्योंकि उससे पहले जब हमारी जो सभ्यता हुआ करती थी वो मातृ सत्तात्मक थी। यानी परिवार में वशिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला होता था। संपत्ति में दाय भाग सिर्फ पुरुषों के लिए ही मिलता था, मतलब जो संपत्ति होती है वो सिर्फ पुरुषों को ही मिला करती थी। इसमें जो महिलाएं होती थी उनको कोई भाग नहीं दिया जाता था। परंतु केरल के नायन समुदाय के परिवार मर्द प्रधान था। केरल एक यहाँ पर छोटा सा, जहाँ पर त्रावणकोर है, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। इसके अंदर दाय भाग जो दिया जाता है वो मर्द प्रधान को दिया जाता है, मतलब महिलाओं को भी उसमें हिस्सा दिया जाता था। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। अब ये जो मैंने आपको इसमें बताई है सारी की सारी बातें, क्या आपको मुगलों के पतन के बारे में और कैसे कैसे
जो छोटे छोटे राज्य हैं वो उभर के सामने आते हैं। मराठा एक बड़ी शक्ति उभर के सामने आता है, बंगाल आता है, राजपूत आता है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने इसको आपको बताई है। लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपको सारी की सारी इसमें बातें लिख दी हैं, इसमें आप जरूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले अपने लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशों का आगमन होता है और चार्टर, जो महारानी एलिजाबेथ है वो किस प्रकार से चार्टर को निकालती है, और आगे आने वाले दिनों में कैसे जो ब्रिटिश है वो कैसे कैसे अपनी फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित करते हैं, कहाँ कहाँ पर वो अपने नियम कायदे कानून बना के चलते हैं, और किस प्रकार से उनकी रणनीति रहती है, सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है आपके माइंड में। अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर नहीं होगा, किसी भी अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप उसको हिस्ट्री को जल्दी से भूल जाएंगे, इतनी जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। आप अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाइए कि मुगलों का पतन होता है तो कौन कौन से राज्य स्थापित होते हैं, फिर क्या होता है कि स्थापित होने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका फायदा कौन उठाते हैं, अंग्रेज उठाते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी जो विज्ञान जो यूरोप के हमारे देश में आते हैं व्यापार करने के लिए, कैसे कैसे वो फिर एक व्यापार की ना होकर के एक वो शासक बन जाते हैं। तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रखिए, एक स्ट्रक्चर बना के चलिए, आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री को पढ़ने में। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, लोगों के लिए बोर होता है, लेकिन जब उसको पढ़ने लगते हैं तो वो इंटरेस्टिंग भी होने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।